हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट में से सेट 3 को, गणित के मॉडल सेट 3 को। तो चूंकि हमने सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन पहले ही दे चुका है, बना दिया है उसका वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल को भी आप सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ से भी आप सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज सेट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या है, तो 156 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में पूछा जा रहा है, इसीलिए ये आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे निकालेंगे, तो इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 78, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 39, और ये 2 से भागना लग के 3 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 13। तो हम देख पा रहे हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 जो है आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद वाले प्रश्न को अब हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक 4 है, यानी कि दोनों संख्या दी हुई है और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल जितना होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी उतना ही होता है। तो उसी फॉर्मूला से हम यहाँ पे निकाल लेंगे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 96 गुना 404 बटे एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना है, 4 है। 4 से जब 404 को काटते हैं तो 101 आ जा रहा है। अब 101 को जब गुना करेंगे 96 से तो आ जाएगा 96। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो चलिए आप लोगों को निकालने आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप इसको सीख सकते हैं। 12, 15 और 21 को एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें 3 से तीनों संख्या भाग जा रही है, इसीलिए 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे ये 4 आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा जैसे 3 से भाग देंगे। 21 को अगर 3 से भाग देंगे तो 7। चूँकि 4, 5 और 7 जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ये यहीं पे छोड़ देना है, आगे और नहीं बढ़ाना है। अब जो भी संख्याएं सभी को हम गुना कर देंगे। तो 3 गुना 4 12 गुना 5 60 गुना 7 420। तो 420 यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को अब हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकता है। तो देख लेंगे फर्स्ट ऑप्शन को जिसके लास्ट में 1 जोड़ा गया है, ऑप्शन सी को जिसमें 3 जोड़ा गया है, ऑप्शन डी को जिसमें 5 जोड़ा गया है। तो चूंकि 1, 3, 5 जोड़ा गया, ये सब विषम संख्याएं हैं, तो ये विषम संख्या ही होगा, क्योंकि इसके आगे जो है वो 6q वो सम संख्या है। तो कोई भी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो विषम ही देगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है उसमें 6q भी सम संख्या है और 2 भी उसमें जोड़ा गया वो भी सम संख्या है, तो ये सम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। क्वेश्चन 5 को, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या है। तो शून्यक कैसे निकालते हैं हम लोग, शून्यक निकालने का तरीका क्या है कि जो भी बहुपद दिया है उसको बराबर 0 कर देंगे। तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म होता है उसके गुणांक को हम लोग गुना कर देते हैं। तो x² का गुणांक 1 है और लास्ट टर्म जो है वो 6 है। तो 6 और 1 को जैसे गुना करेंगे तो आएगा 6। अब आपको क्या करना है कि बीच वाला जो टर्म है x का जो गुणांक है उसको भी इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों टुकड़े को गुना करने पर उतना ही आ जाए, यानी कि 6 आ जाए। तो 6 कैसे आएगा, -5 को हम लिख सकते हैं -3 और -2, जब गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं वैसा ही। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख पा रहे हैं, तो x² माइनस 3x में x कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा x माइनस 3 और यहाँ पे -2 कॉमन आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3 यहाँ भी, तो इक्वल टू 0। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब एक बार x माइनस 3 में x का मान 3 आएगा और इसमें 2 आएगा, तो 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत है तो a का मान क्या होगा।
तो चूंकि यहाँ पे शून्यक दिया है कि बराबर है, यानी कि अगर एक शून्यक एक होता है तो दूसरा भी एक होगा, लेकिन विपरीत है, यानी कि एक और -1, या तो 2 और -2, या तो 5 -5। तो यहाँ पे चूंकि फिक्स नहीं है, हमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए x और -x हम मान सकते हैं, या t और -t हम मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, -b/a होता है। अब -b में माइनस हो गया, और b क्या होता है, जो x का गुणांक है। तो यहाँ पे x का गुणांक a है, और बाई a क्या होता है, जो x² का गुणांक है, वो कितना है, 1 है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये -a ही आता है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आ गया, -a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा दोनों शून्यक है। तो चूंकि शून्यक को हम t मान लिए हैं और एक -t है, तो t और -t दोनों को जब जोड़ेंगे तो शून्य को अल्फा के बदले t ले लिए और बीटा के बदले -t, जोड़ेंगे तो -a आएगा। अब t और -t को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 बराबर -a। तो जब 0 बराबर -a तो a का मान भी 0 ही होगा, इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद वाले प्रश्न को अब देख लेना हमें, क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो रेखा एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है, कोई भी रेखा एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 बिंदु पर काटता है एक्स एक्सिस को, इसीलिए इसका शून्यक 2 हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे। 8 नंबर प्रश्न, समीकरण युग्म ax + by + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2, यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब ये कंडीशन जब भी हो तो वहाँ पे अद्वितीय हल होता है। जब ये दोनों बराबर हो और c1/c2 बराबर ना हो तो समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, रेखाओं 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं। तो इसको हल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो रेशियो निकालना होगा। कौन सा रेशियो, तो a1/a2 निकालना है, फिर b1/b2 निकालना है, और फिर c1/c2 निकालना है। तो a1/a2 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2/4 हो गया। अब b1/b2 तो क्या हो जाएगा, 3 और 6, तो 3/6 हो जाएगा, और c1/c2 5/15, तो यहाँ पे 5/15 लिख लेंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, मतलब फर्स्ट का दोनों बराबर है और तीसरा 1/3 आ रहा है, ये बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो और c1/c2 बराबर ना हो तो इसको समांतर होता है। समांतर होने पर क्या होगा, तो कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहा है, जिसके चलते कोई हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। तो असंगत का मतलब क्या है कि रेखाएं समांतर है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, और जब रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं करती है तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा और रेखाएं समांतर होंगी। इसके बाद देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। समीकरण युग्म 5x - 3y = 8 और 3x + 2y = 1 का हल क्या होगा। तो हल आप लोग कोई भी विधि से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं और इस समीकरण को 3 से गुना कर देते हैं। तो जब फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, तो 10x होगा -6y होगा बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना कर रहे हैं, 9x होगा +6y होगा बराबर 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, 16 और 3 19 हो जा रहा है, इधर 10 और 9 19x, तो 19x बराबर 19 तो x बराबर 1 हो गया। अब x का मान किसी में भी रख दीजिए, तो चलिए हम इसमें अगर रखते हैं x का मान तो क्या मिल जाएगा, 3 + 2y बराबर 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो हो जाएगा 2y बराबर -2, इसीलिए y बराबर -1। तो y का मान -1 आया और x का मान 1 आया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान -1। देख लेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 को। रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता? तो अभी हम लोगों ने देखा है असंगत कहलाता है, ये समांतर होंगे, कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई का x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा और इधर 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब x का मान 4 अगर है, किसी में भी रख दीजिए तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई 7 दिया है। ठीक है, तो 4 और 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जा रहा है। अब देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना होता है? तो इसका जनरल फॉर्म होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसको हम लोग चेक करेंगे। तो बायां साइड में x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको x² का टर्म मिल जाएगा और यहाँ पे राइट साइड में x² का कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है, यानी कि यही जो है आपका आंसर होगा। क्योंकि ऑप्शन सी में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी x² है, इधर भी x² है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x² है और राइट साइड में x³ है, जिसके चलते ये द्विघात नहीं त्रिघात हो जा रहा है और डी तो इनमें से कोई नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर होगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को, अधिद्विघात समीकरण 3x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे एक मूल 4 है, तो x का मान को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि x के बदले 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो 3x² है, तो 3 गुना x² यानी कि 4², तो 4 4 16 प्लस kx यानी कि 4 गुना k यानी कि 4 हम लिख सकते हैं, -4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 16 या 48 में 4 गया तो 44 प्लस 4k बराबर 0 यानी कि 4k बराबर -44। जब इसको डिवाइड करेंगे तो k बराबर -11 आ जा रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 हो निम्नलिखित में से हैं। तो यहाँ पे दोनों जो इसके मूल हैं वो दिए हुए हैं, तो मूल जब दिया हुआ है तो कैसे हम निकालेंगे इसको? तो चूंकि पहला मूल 2 है इसीलिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? तो x -2 और दूसरा मूल है -2, इसीलिए होगा x -2 यानी कि +2। अब ये जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा? x -2 x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे, x² -4 बराबर 0, x² -4 बराबर 0, ये आंसर हो जा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? d का वैल्यू निकाल के, और d का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पे b का मान कितना है? तो b का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4ac। a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो 16 - 16 बराबर 0, तो d का मान यहाँ पे 0 आ गया है। और जब d 0 होता है तो मूल समान और वास्तविक होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जा रहा है, वास्तविक और बराबर। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस 3 = 0 का विविध कर क्या होगा? तो विविध कर मतलब d होता है, और d का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि b² - 4ac होता है। तो चलिए b², b का वैल्यू यहाँ पे -4 है, -4 का स्क्वायर हो गया, -4 × a का वैल्यू x² के साथ जो है वो होता है जो कि 2 है, और c का वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 3 वो होगा। तो 4 4 16 -4 दूना 8 तिया 12, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 16 में 24 माइनस करेंगे तो -8। अब बताइए ये जो -8 है 0 से छोटा है, और जब d का मान -8 यानी कि ऋणात्मक हो जाए तब यहाँ पे -8, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
19 को। यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो a का मान क्या होगा। अब मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 हो जाए, और d मतलब b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b² जो है वो क्या है, b का मान क्या है तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान a ही है और c का मान 1 है, बराबर 0 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16 माइनस 4 गुना a गुना 1 यानी कि 4a। जब सॉल्व करेंगे तो 0। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 4a बराबर 16 हो जाएगा, तो a बराबर 4 हो गया। ठीक है, a का मान 4 हो जा रहा है, a का मान ही हमें निकालना था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मूल निकालते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंडन से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम एक बार लिख लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। चलिए गुणनखंड करके ही निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये -3 को फैक्टोराइज करके 2 पार्ट में तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो चलिए x² माइनस 2x माइनस x जोड़िए तो -3x, गुना कीजिए तो 2x²। ठीक है, काम हो रहा है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है तो x जब बाहर लेंगे हम लोग तो कॉमन आएगा x माइनस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x माइनस 2 फिर इंटू x माइनस 1 आ रहा है, बराबर 0। तो एक आंसर होगा 2, एक आंसर होगा 1, 2 और 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पे एपी का प्रश्न है। क्या है प्रश्न, तो इसमें दिया है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए क्रमशः पद a और d क्या। a मतलब फर्स्ट टर्म होता है जो कि यहाँ 3/2 है, और d कैसे निकालते हैं तो 2 - a1 कर देंगे, यानी कि 1/2 में माइनस कर देंगे 3/2 को। तो कॉमन लेंगे 2 और यहाँ पे 1 - 3 यानी कि -2/2, यानी जब डिवाइड करेंगे तो -1, तो d का मान -1 आ गया और a का मान 3/2। तो 3/2 सी ऑप्शन में है a का मान और d का मान -1। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 22 नंबर प्रश्न क्या है, वो भी AP से ही है। 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे Tn यानी कि T30 आपको ज्ञात करना है। a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस n-1 तो n 30 है, 30 - 1 हो जाएगा। और d का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो 7 में 10 को माइनस कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब -3 यहाँ पे गुना कर देना है आपको तो निकल जाएगा। तो ये हो गया 10 प्लस 29 गुना -3। अब 29 गुना -3 हो जाएगा -87, तो 10 प्लस -87 इसको सॉल्व करेंगे तो -77 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पे Tn का वैल्यू जो है 27 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 27 बराबर a प्लस a का वैल्यू 5 प्लस n-1, n हमें पता नहीं है, -1 इंटू d कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में 5 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 7 में 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है 27 में 5 को माइनस कीजिए तो 22 बराबर n-1 इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 बराबर 11 हो जा रहा है, यानी कि n बराबर हमें मिल गया 11 प्लस 1 12, तो n का मान 12 हो जाएगा। 12वां पद जो है 27 होगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 8, 3 और -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग। तो पदों का योग वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। n/2 कितना पद 22 पद बोला है, तो 22 यहाँ पे रखेंगे n के बदले /2। अब 2a है तो 2 इंटू a का मान कितना है, तो हम AP में देख पा रहे हैं कि 8 है, यहाँ पे 8 रखेंगे प्लस n-1, n मतलब 22, 22 - 1 21, हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, इंटू d का मान कितना है तो 3 में 8 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा, यहाँ पे -5 लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 22/2 11 हो गया। अब यहाँ पे 8 गुना 2 16 हो गया, प्लस
कितना हो जा रहा है, तो 21 गुना -5 यानी कि 105 -105, तो यहाँ पे -105 लिखेंगे। अब -105 और +16 है तो ये -89 होगा। तो कितना हो गया, 11 गुना -89 यानी 89। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 89 इसको ऐड करें, 979 माइनस में 979 यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 25 को देख लेंगे हम लोग। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, तो समानुपाती होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये जो त्रिभुज है, पंचभुज है यहाँ पे, और एक यहाँ पे पंचभुज हम बना लेते हैं, ये दोनों जो है समरूप होंगे। कब, अगर इसका मेजरमेंट इसके बराबर या फिर समानुपाती, ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती और ये इसके समानुपाती हो, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पंचभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ पे समानुपाती होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे आकृति में, इसको पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आकृति में क्या दिया हुआ है देखना है आपको। तो आकृति में AD बराबर 1 सेंटीमीटर, AD का मान 1 सेंटीमीटर दिया है, DB का मान यहाँ पे 1.5 दिया है, DB का मान यहाँ पे लिख लिए 1.5। इसके बाद AE का मान 2 दिया हुआ है और EC का मान 4 दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1/1.5 और ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, आगे इसको बढ़ाइए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये रेशियो जो है दोनों का बराबर नहीं है, जिसके चलते ये पैरेलल नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्या चीज़ है, तो पैरेलल नहीं होगा, DE BC के पैरेलल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा DE BC के बराबर है, DE ये वाला जो है BC के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर, ये भी गलत है, ये बराबर तो नहीं हो सकता है। और आगे देख लेंगे हम लोग, DE परपेंडिकुलर BC, DE परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 को। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा डैश होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, तो यहाँ पे चलिए समरूप त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ये 2 त्रिभुज है जो समरूप है। ठीक है, समरूप है। अब क्या करना है, इसकी संगत भुजा, मतलब इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा क्या है, तो क्या बराबर है, नहीं, बराबर कोई ज़रूरी नहीं, बराबर हो भी सकता है, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट इसका। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। दोनों त्रिभुजों को देखना है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसका सत्य है। तो हम देख पा रहे हैं ये 3.8 है और 3.8 का डबल यहाँ पे दिया हुआ है 7.6, ये 6 है, तो ये 12 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 3√3 दिया हुआ है और यहाँ पे 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो त्रिभुज इधर चला रहा है, ये इधर चल रहा है। उसी तरह से यहाँ से अगर देखेंगे त्रिभुज इधर चल रहा है। तो इस त्रिभुज का नाम हम अगर ABC लिखते हैं, ABC लिखते हैं, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ये इधर से जा रहा है, इसीलिए हो जाएगा R, और यहाँ पे क्या है RQP, R उसके बाद Q है, फिर RQ फिर V है। ठीक है, RQP, तो ये दोनों समरूप होगा। अब हमें देख लेना है ABC जो है वो RQP के समरूप है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन चारों देख लेंगे हम लोग, RQP। ठीक है ना, तो RQP यहाँ पे होगा, वही होगा आंसर, RQP हम बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं, RQP है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF जो दिया हुआ है यहाँ पे एक त्रिभुज, एक बार यहाँ पे बढ़िया से समझ लेते हैं, दो यहाँ पे त्रिभुज है, दोनों एक दूसरे का समरूप है। इसका क्षेत्रफल ये जो है ABC है, ओके, और ये आपका DEF है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ABC का 64, ये जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो EF 15.4 है, EF 15.4 है, तो BC कितना हो जाएगा, BC हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो दो त्रिभुज जब समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा, यानी कि 64/121 जो होगा वो किसके रेशियो के बराबर होता है, तो इसके भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो BC स्क्वायर बाय यहाँ पे 15.4 को स्क्वायर कर देना है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 64 और जो 121 है इसको हम लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर बराबर, इस साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो BC बाय 15.4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दोनों और कैंसिल अगर हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, 8/11 बराबर BC/15.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 गुना 15.4/11। तो क्या करना है, चलिए यहीं पे अगर कट जा रहा है तो काट देते हैं, 1 और 4.4, तो 1.4 गुना 8 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 14 गुना 8 कितना हो जाएगा, 112, ठीक है, यानी कि 11.2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 11.2, जहाँ पे 11.2 मिल जाए वही आप टिक कर दीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे अब हम लोग, कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसकी शीर्ष लंब जो होती है वो √3/2a होता है। शीर्ष लंब की लंबाई √3/2a होता है। अब a का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है तो a के बदले 20 लिख दीजिए, 20 और 2 से जब काटेंगे तो 10, तो 10 गुना √3 यानी कि 10√3, तो 10√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 31 हम लोग, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो AB का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, AC का 13 और BC का 5, सभी का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, AB का स्क्वायर मिलेगा 144, AC का स्क्वायर कितना मिलेगा, तो 13 गुना 13 169 और BC का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 5×5 = 25। अब आप देखिए एक चीज़ कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों को जब जोड़ देंगे तो 169 आपका आ जा रहा है, यानी कि एक फॉर्मूला हमें मिल गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ होता है आपको याद होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय है। अब जब ऐसा हो जाए तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि B जो है 90 डिग्री होगा, B समकोण होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त बना लीजिए और इसके ये 2 पॉइंट है, 2 को प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं भी 2 पॉइंट बना लीजिए, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। जब वृत्त को 2 जगह टच करता हो कोई रेखा तो उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। एक जगह अगर टच करें तो स्पर्श रेखा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए एक वृत्त यहाँ पे बना लेते हैं पहले, जिसकी त्रिज्या 10 है, ठीक है। वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाओं, तो ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। अब आपको बताने कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं ये जो है रेडियस है जिसका माप यहाँ 10 दिया है, ये भी रेडियस है जिसका माप 10 है, तो 10 और 10 20 हो गया, तो 20 इसका 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाओं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA, एक बार इसको हम ड्रॉ करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं जिसका केंद्र जो है O है। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, तो क्या दिया हुआ है कि PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री आपका दिया हुआ, ठीक है। कौन से झुकी हुई, तो POA। यहाँ पे इसको A अगर लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको P लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा POA। अब P यहाँ पे है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो POA। ये कोण का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये कोण जितना होता है उसका आधा ये कोण हो जाएगा, तो ये 40 हो गया और ये 90 डिग्री होगा, तो 90 और 40, ठीक है, 90 और 40 130 हो गया, और तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 130 को माइनस कर देंगे तो 50 मिलेगा, यानी कि 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है क्योंकि ये केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक आंसर हो जाएगा उसका 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 90 डिग्री केंद्रीय कोण मतलब थीटा का मान 90 डिग्री है और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² इंटू थीटा बाय 360। यहाँ पे r का मान तो r ही दिया हुआ है और थीटा का मान 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, तो पाई r² 90 डिग्री बाय 360, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/4, तो 1/4 पाई r² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त की जो जीवा होता है किसी दो बिंदु को मिलाती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं हम लोग, जो केंद्र से पास करता है, यानी कि हम लोग उसको व्यास कहते हैं। तो इसका व्यास क्या होगा, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण आंतरित करता है। तो आपको यहाँ पे चाप की लंबाई बतानी है, ठीक है, चाप की एक चाप यहाँ पे ये वाला है, इसकी लंबाई आपको बतानी है जब थीटा 90 डिग्री है और त्रिज्या जो है 14 है। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला चाप की लंबाई का 2πr इंटू थीटा बाई 360 होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2πr। चलिए करके देख लेते हैं। 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान यहाँ पे 14 दिया है, गुना थीटा कितना है तो 90 डिग्री है, 90/360, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो गया, और ये 4 जो है इस 14 से जब घटेगा तो 7 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 7 से कट जाएगा, तो सब यहाँ पे कट गया, सिर्फ 22 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। इसके बाद वाले प्रश्न को अब हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, r का मान 10 है, तो क्या करना है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आपको ये जो क्षेत्र है पूरा इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होगा 270 डिग्री होगा और r का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, पाई r² इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो चलिए इसमें रखते हैं, पाई का मान कितना लेना है, तो 3.14 इंटू पाई r², r का मान 10 है तो 10 गुना 10 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा का मान कितना है तो 270 है, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड बोला है, तो 370/360। अब इससे कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। अब 10 गुना 10 100 हो गया, 100 गुना 3.14 यानी कि 314, तो 314 गुना 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। 4 से ये कट सकता है, इससे देख लेते हैं कितना आएगा।
तो ये आ जाएगा आपका 78.5 गुना 3, 78.5 गुना 3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 235.5 इसका आ रहा है, 235.5 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध कर रख दिया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना है इसको ध्यान से कि एक वर्गाकार जो है आकृति यहाँ बनाया हुआ है, उसके बाद एक कोना में, मान लीजिए इस कोना में जो है एक 7 मीटर रस्सी के साथ, सबसे पहले जो वर्गाकार मैदान है उसका क्या दिया है, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान में कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर लंबी रस्सी जो है ले लिया गया, इधर भी 7 मीटर ही चर सकेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चर पाएगा, ये पूरा क्षेत्र ये चर पाएगा। तो इसका कितना क्षेत्र ये चर पाएगा इसको आपको बताना है। तो चूंकि ये वृत्त का जो है 4 में से एक टुकड़ा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक चतुर्थांश है। 1/4 गुना, अब पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आगे r स्क्वायर, r कितना है तो 7 है, तो 7 गुना 7, ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 22 गुना 7/4 आंसर आ, तो ये से कट जाएगा, तो 11 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 11 7 77/2, यानी कि कितना आ जा रहा है तो 38.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्न जो है बना लिया है। आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिए। ये जो सेट जैक के द्वारा जारी किया गया है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।